श्री रामचंद्र जांगा जी। सभापति जी, आपने मुझे भारत की आर्थिक स्थिति पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मान्यवर, परसों से इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है। भारत वास्तव में सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया बनने के रास्ते के ऊपर है। इस देश में बाबर से पहले जितने भी हमलावर आए, भारत से लाखों मन सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ लूट कर लिए गए, फिर भी ये देश सोने की चिड़िया बना रहा। लेकिन अंग्रेज़ों ने न देश की संपत्ति को लूटा बल्कि देश की संपत्ति के साधनों को भी लूटा। और अगर उसकी वास्तविक तस्वीर देखनी है तो कोई भी भाई प्रेमचंद का साहित्य पढ़ सकता है, उससे भारत की असली तस्वीर का अंदाज़ा लग जाएगा, जो अंग्रेज़ों ने जिस स्थिति में लाके भारत को खड़ा कर दिया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज़ादी के बाद भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए थी। हमारे देश के शहीदों ने, सरदार भगत सिंह ने, सुखदेव सिंह ने, शहीद बिस्मिल्लाह अशफाकुल्लाह ने, शहीद चंद्रशेखर ने, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने, खुदीराम बोस ने किस लिए गोलियां खाई थी, किस लिए फांसी का फंदा चूमा था, किस भारत की कल्पना की थी, किस भारत की तस्वीर सामने रखकर वीर सावरकर ने सेलुलर जेल के अंदर यातनाएं सही थी, और किस भारत की कल्पना करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने हजारों आज़ाद हिंद सैनिकों के साथ प्राणों की आहुति दी थी। वो भारत कौन सा भारत होना चाहिए था, उसकी आर्थिक स्थिति क्या होनी चाहिए थी, हमारे सामने सवाल ये है। अभी जनरल वत्स जी युद्ध की चर्चा कर रहे थे। चाइना वार के समय में हमारे सैनिकों के पास क्या था? एक 303 की राइफल और 50 कारतूस, इसके सिवाय कोई एमिनेशन नहीं था। रेजांगला के अंदर जो हमारे सैनिकों ने शहादत दी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में, उन सैनिकों की डेड बॉडी को भी देख के किसी का भी हृदय कांप सकता था कि किस स्थिति में उन्होंने वो युद्ध लड़ा था। क्या था उनके पास? ना जूते थे, ना कपड़े थे, ना हथियार थे, ना कुछ नहीं था। आज भारत के पास राफेल है, आज भारत के पास तेजस विमान है, आज भारत के पास प्रचंड हेलीकॉप्टर है, आज भारत रक्षा उपकरणों का ना आयात बंद कर दिया है बल्कि निर्यात शुरू कर दिया है। आज भारत लाखों करोड़, हजारों करोड़ का रक्षा उत्पादन करके विदेशों को निर्यात कर रहा है। आज भारत की आर्थिक स्थिति ये है। अब सवाल ये पैदा होता है, मेरे साथी विपक्ष के कई बार चर्चा कर रहे थे कि 2014 के बाद की बात क्यों करते हैं, 2015-14 से पहले की बात क्यों नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता इतने कंजूस और इतने छोटे दिल के नहीं हैं। सरदार वाजपेयी जी ने कहा था कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। सरदार प्रधानमंत्री जी कई बार नरसिम्हा राव जी की आर्थिक नीतियों की प्रशंसा कर चुके हैं, अपने शब्दों में कर चुके हैं, कोई कंजूसी नहीं बरती है। लेकिन मैं बात करता हूं 1998 में वाजपेयी जी के आने से पहले की। मैं किसानों की चर्चा की बात करता हूं। भारत के किसान को कोऑपरेटिव लोन 10,000 रुपये 24% ब्याज के ऊपर मिलता था, और अगर 500 रुपये किसी किसान की किस्त टूट जाती तो उसको तहसील के हवालात में बंद कर दिया जाता था। गुंडों के लिए, अपराधियों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून था। उनको 24 घंटे में बताना पड़ता था कि आपको किस अपराध में यहां पर बंद किया गया है। लेकिन किसान के लिए कोई कानून नहीं था। जब तक वो 500 रुपये की किस्त ना भर दे तब तक महीनों तक तहसील के हवालात में जिल्लत की जिंदगी जीते हुए किसान को रहना पड़ता था। इस किसान को अपमान से किसने पीछा छुड़वाया? वाजपेयी जी की सरकार आई, सरदार राजनाथ जी कृषि मंत्री थे। किसान क्रेडिट कार्ड बना के जो 24% ब्याज का जो रेट था उसको 7% के ऊपर लेके आए और किसान को तहसील के हवालात की जिल्लत की जिंदगी से मुक्ति दिलवा दी। ये किसने किया? याद करने की चीजें हैं। और आज किसान को 0% के ऊपर मोदी जी की नीतियों की वजह से लोन मिल रहा है। जो किसान 10 रुपये अगर किसी पड़ोसी की लड़की को कन्यादान देना पड़ता तो महाजन की बही में को अंगूठा लगा के आता था, वो किसान आज 15 लाख रुपए का ट्रैक्टर लेने के लिए अगर जाता है एजेंसी में तो कहता है नगद लूंगा, बताइए डिस्काउंट कितना देना है। आज किसान की आर्थिक स्थिति ये है। आप कल्पना करिए कि इस समय देश के अंदर हमारे घरों की स्थिति क्या है। हरियाणा की चर्चा कर रहे थे जनरल साहब, इन्होंने पूरी बात नहीं बताई।
हरियाणा सरकार एक ओलंपिक मेडल विजेता को 6 करोड़ रुपया इनाम में देती है, 6 करोड़ रुपया गोल्ड मेडलिस्ट को, और 4.5 करोड़ रुपया सिल्वर मेडलिस्ट को देती है, और 2.5 करोड़ रुपया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को देती है। और अगर कोई खिलाड़ी कोई मेडल नहीं जीत पाता, केवल मात्र ओलंपिक में पार्टिसिपेशन कर लेता है, तो उसको भी सरकार 25 लाख रुपए इनाम देती है। कहां पर है ये? कांग्रेस के लोग मुझे बताएं कि किस खिलाड़ी को कहां कब इनाम दिया गया था। तो मैं मान्यवर हरियाणवी एक थोड़ा सा मेरे ऊपर आप इतनी तो कर देंगे, मेरे थोड़ी सी मैं बात की अपनी चर्चा करूं तो मैं अभी युद्ध की चर्चा हो रही थी, सैनिकों को सम्मान किसने दिया? कारगिल के वार से पहले इस देश के सैनिक अगर अपनी शहादत देते तो उसके घर में क्या आता था? एक उसकी टोपी और एक उसकी बेल्ट या तार आ जाता था कि आपका बेटा वहां पर शहीद हो गया। वो तो डेड बॉडी का भी मुंह नहीं देख पाते थे। ये सैनिकों को सम्मान के साथ उनकी डेड बॉडी को वहां पर लाया गया और तोपों की सलामी, बंदूकों की सलामी के साथ गांव के शमशान घाट में उनका दाह संस्कार किया गया। और सैनिक विधवाओं को पेट्रोल पंप, गैस की एजेंसी, क्या कभी कांग्रेस को याद आया कि हमारे देश की सैनिक विधवाएं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के लिए, जो इतनी विकट परिस्थितियों में लड़ाई लड़ते हुए विदेशियों से अपना प्राणों की आहुति दे दी, उसके बाद उनका गुजारा कैसे होगा? ये बात और किसी को याद क्यों नहीं आई? ये वाजपेयी के समय के बाद भाजपा शासन में याद क्यों आई? अभी मैं आंकड़ों की बात नहीं करता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं। आज हमारे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था देखिए, आज हमारे कॉलेजेस की व्यवस्था देखिए, आज हमारे यूनिवर्सिटीज़ की व्यवस्था देखिए, आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों की व्यवस्था देखिए, आज वंदे भारत ट्रेन की व्यवस्था देखिए, हवाई अड्डों की व्यवस्था देखिए, और हमारे देश में जितने भी दास्ता के चिन्ह थे इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1977 से पहले, ये हार्डिंग लेन है, ये जॉर्ज पंचम रोड है, ये जॉर्ज सस्टम रोड है, ये विक्टोरिया रोड है, ये वेलिंगटन हॉस्पिटल है, ये इरविन हॉस्पिटल है। इस दास्ता के चिन्ह क्यों नहीं मिटाए गए? जब जब कांग्रेस इस देश से गई तब तक दास्ता के चिन्ह इस देश से गए हैं, और जब कांग्रेस आती है तो दास्ता और दास्ता के चिन्ह भी वापस लौट के आ जाते हैं। ये देश के हालात रहे हमेशा। तो मैं ये आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर चर्चा करते हुए अगर कोई आंकड़ों की भी बात करे तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देने के बाद भी पहली बार भारत ने 75,000 करोड़ से ऊपर के खाद्यान्न उत्पाद विदेशों को निर्यात किए। आज किसान की आर्थिक स्थिति ये है, हमारे देश के सैनिक की स्थिति ये है, हमारे देश की व्यापारिक स्थिति ये है कि उसके घर पर कोई भी इंस्पेक्टरी राज के लिए उसको तंग करने वाला नहीं है। अभी कल चर्चा हो रही थी, माननीय वित्त मंत्री जी बैंकों का सारा विश्लेषण दे रही थी, वो एनपीए कहां पर गए? ये विजय माल्या, ये मेहुल चौकसी, ये किन लोगों ने इनको लोन दिया था? ये देश से जितने भी भगोड़े हमारा धन लूट के ले गए, ये किन के राज में लेके गए थे? ये विश्लेषण की बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि आर्थिक चर्चा करते हुए अगर कभी कोई भी बात आए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में भारत निश्चित रूप से विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी।